नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल। वक्त हो चला है बुलेटिन का। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें, कोरोना के अपडेट्स भी होंगे, बात होगी बाजार और कारोबार की भी। आइए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। राजस्थान में आर पार की लड़ाई जारी है। आज एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें राज्यपाल को तीसरी बार विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव भेजा गया। राज्यपाल से अपील की गई है कि उन्हें कैबिनेट की ओर से दी गई सलाह माननी होगी, वरना राज्य में संवैधानिक संकट पैदा हो सकता है। इससे पहले भी कैबिनेट की ओर से 2 बार विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव भेजा जा चुका है, लेकिन राज्यपाल ने इन्हें स्वीकार नहीं किया। राज्यपाल की ओर से कोरोना संकट, विधानसभा में व्यवस्था जैसे दूसरे सवाल उठाए गए। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया कि राज्यपाल ने 21 दिनों के वक्त की बात इसलिए की है ताकि बीजेपी अपनी स्थिति मजबूत कर सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियां बीजेपी की किसी भी साजिश का मुकाबला करने को तैयार हैं। अधीर रंजन ने राज्यपाल पर तंज भी कसा। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि कलराज जी की कला काबिले तारीफ है। दरअसल कलराज मिश्र ने गहलोत सरकार को विधानसभा सत्र बुलाने से पहले 21 दिनों का नोटिस देने की शर्त रखी है। राज्यपाल की इस शर्त को कांग्रेस बीजेपी की साजिश बता रही है। तो राजस्थान के सियासी पेंच में मायावती का दांव उल्टा पड़ गया है। बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायकों ने कांग्रेस में विलय कर लिया था, जिस पर अब बसपा प्रमुख मायावती भड़की हुई हैं। मायावती ने कहा कि कांग्रेस ने गैर कानूनी तरीके से हमारे विधायकों को मिला लिया है। यही गलत काम उन्होंने पिछले कार्यकाल में भी किया था। जरूरत पड़ी तो हम इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बसपा ने विधायकों को व्हिप जारी कर कांग्रेस के खिलाफ वोट डालने को कहा था। हालांकि विधायकों का कहना है कि अब कांग्रेस के सदस्य हैं और अशोक गहलोत के साथ ही रहेंगे। बसपा मुखिया मायावती अभी सुप्रीम कोर्ट भले ही नहीं पहुंची हो, लेकिन बीजेपी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। बहुजन समाज पार्टी के विधायकों के कांग्रेस में विलय पर एक और अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है। बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई है। इससे पहले उनकी ही एक याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। इससे पहले बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने बसपा के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय के खिलाफ स्पीकर सीपी जोशी के सामने याचिका दी थी, लेकिन स्पीकर ने उनकी याचिका को ठुकरा दिया था। बीजेपी ने देश में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण को लेकर फिर दावा किया है। बीजेपी ने पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ एक ट्वीट किया। इसमें दावा किया है कि देश में जिस तरह सही समय पर सही फैसले लिए गए, आज उसी का परिणाम है कि भारत अन्य देशों के मुकाबले काफी संभली हुई स्थिति में है। देश में कोरोना से होने वाली मृत्यु बड़े बड़े देशों के मुकाबले काफी कम है। रिकवरी रेट अन्य देशों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। पीएम मोदी इसके पहले भी अपने भाषणों में यह दावा करते रहे हैं कि कई देशों के मुकाबले भारत कोरोना संकट से बेहतर ढंग से निपटा है। बीजेपी के इस दावे पर कांग्रेस ने तुरंत पलटवार किया है। कांग्रेस ने इसे रीट्वीट करते हुए लिखा, आपको मालूम है प्रधानमंत्री जी, अगर आप नींद में हैं तो जागिए, ख्यालों में हैं तो वास्तविकता में आइए, किसी और भारत में हैं तो गांधी नेहरू वाले भारत में आइए, सच को स्वीकारिए, गप्पबाजी बहुत हुई, अब काम कीजिए। कांग्रेस ने अपनी जवाबी कार्रवाई में लिखा है कि कोरोना की ग्रोथ रेट भारत में सबसे ज्यादा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज फिर मोदी सरकार पर हमला किया है। इस बार उन्होंने रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल के बहाने मोदी सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि बैंकिंग सिस्टम को ठीक करने की कोशिशों में उर्जित पटेल को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। राहुल गांधी आगे लिखते हैं कि क्यों प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि वो विलफुल डिफॉल्टर्स के पीछे जाएं। उन्होंने अपने ट्वीट में ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट का भी हवाला दिया, जिसमें नए बैंकरप्सी नियमों को लेकर सरकार और आरबीआई के बीच मतभेदों का जिक्र किया गया है। इधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमले तेज कर रही हैं। प्रियंका गांधी ने सीएम योगी को राज्य की
कानून व्यवस्था को लेकर चिट्ठी लिखी है। प्रियंका ने कानपुर गोरखपुर में हुई अपहरण की घटनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर के हालात खराब है, राज्य की जनता परेशान है। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि गाजियाबाद पुलिस और जिला प्रशासन विक्रम त्यागी के मामले में ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है। कारोबारी विक्रम त्यागी करीब 1 महीने से गुमशुदा है। पांच अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं, लेकिन उनकी इस अयोध्या यात्रा पर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। ओवैसी ने कहा है कि बतौर प्रधानमंत्री अयोध्या में भूमि पूजन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का शामिल होना प्रधानमंत्री के संवैधानिक शपथ का उल्लंघन है। ओवैसी ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि हम नहीं भूल सकते कि 400 सालों तक अयोध्या में बाबरी मस्जिद थी, जिसे 1992 में आपराधिक भीड़ ने ढहा दिया था। कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी को पाकिस्तान ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान पाकिस्तान से सम्मानित करने का फैसला किया है। इसके अलावा गिलानी के नाम पर एक विश्वविद्यालय बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया है। कश्मीर में गिलानी की अलगाववादी गतिविधियों के कारण ही पाकिस्तान ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने का फैसला किया है। पाकिस्तान की ओर से गिलानी को सम्मान दिए जाने का विरोध भी शुरू हो गया है। बात बाजार और कारोबार की। लगातार 2 दिन की कमजोरी के बाद बाजार आज जोरदार तेजी के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 558 अंक और निफ्टी 169 अंक की तेजी के साथ बंद हुए। बाजार आज करीब 5 महीने की ऊंचाई पर बंद हुआ। 5 मार्च के बाद पहली बार निफ्टी ने आज 11,300 के स्तर को पार किया। आज बीएससी के सभी सेक्टर इंडेक्स में खरीदारी रही। ऑटो इंडेक्स 5 महीने की ऊंचाई पर बंद हुआ। आईटी इंडेक्स अब तक के ऊपरी स्तरों पर बंद हुआ है। बैंक निफ्टी 256 अंक चढ़कर 22,105 पर बंद हुआ, जबकि मिड कैप 136 अंक चढ़कर 15,460 पर बंद हुआ। सोने चांदी में आज फिर रफ्तार दिखी। एमसीएक्स पर सोने ने 52,435 रुपए की नई ऊंचाई को छू लिया। चांदी तो शुरुआती कारोबार में 67,500 रुपए को पार कर गई, लेकिन वहां से मुनाफा वसूली हावी हो गई। लंबी तेजी के बाद आज सोने चांदी में अब थोड़ी मुनाफा वसूली दिख रही है। हालांकि जानकारों का मानना है कि गिरावट पर खरीदारी का मौका ढूंढना चाहिए, क्योंकि सोने चांदी के फंडामेंटल्स अभी भी तेजी की ओर ही इशारा कर रहे हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट पहली तिमाही के नतीजे जारी कर चुकी है। वित्त वर्ष 2021 की पहली तिमाही में कंपनी की कंसोलिडेटेड आय 11,419 करोड़ से घटकर 7,633 करोड़ रुपए रही है, जबकि अन्य आय 135 करोड़ रुपए से बढ़कर 279 करोड़ रुपए रही है। मुनाफा 1,281 करोड़ से घटकर 796 करोड़ रहा। कंपनी ने पहली तिमाही में 2,209 करोड़ रुपए का कर्ज घटाया है। पहली तिमाही में सालाना आधार पर कंपनी के वॉल्यूम में 22% की गिरावट आई है। कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है कि कैपिटल मैनेजमेंट कैश फ्लो कंट्रोल पर काम जारी है। आईडीबीआई बैंक घाटे से मुनाफे में लौट आया है। आईडीबीआई बैंक को पहली तिमाही में 3,800 करोड़ रुपए के घाटे के मुकाबले 144 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। बैंक की ब्याज आय भी 1,455 करोड़ से बढ़कर 1,773 करोड़ रुपए हो गई है। आईडीबीआई बैंक का नेट और ग्रॉस एनपीए भी घटा है। दूसरी ओर यस बैंक का पहली तिमाही में मुनाफा 114 करोड़ रुपए से घटकर 45.4 करोड़ रुपए रह गया है। बैंक की प्रोविजनिंग 1,784 करोड़ से घटकर 1,087 करोड़ रुपए रह गई है। बैंक की ब्याज से कमाई 2,281 करोड़ से घटकर 1,910 करोड़ रुपए पर आ गई है। जी बिजनेस की खबर पर एक बार फिर लगी है मुहर। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैंकर्स और एनबीएफसी के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। जी बिजनेस ने यह खबर आपको पहले ही दे दी थी। इस बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भविष्य के रोड मैप और विजन को लेकर चर्चा करेंगे। इस बैठक में तकनीक के जरिए वित्तीय सशक्तिकरण और वित्तीय सेक्टर में स्थिरता लाने के लिए उठाए गए कदमों पर बातचीत होगी। बैंकों की लिक्विडिटी की दिक्कतों को लेकर भी कोई रास्ता निकालने पर बात होगी। इस अहम बैठक में कई मंत्रालयों विभागों के सचिव भी हिस्सा लेंगे।
किराने की दुकान खोलने या फिर फैक्ट्री लगाने के लिए सरकारी विभागों के चक्कर अब नहीं काटने होंगे। अब सरकार राज्यों के साथ देश भर में सिंगल विंडो क्लियरेंस सुविधा लाने की तैयारी कर रही है ताकि मंजूरियों के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े। इस प्रक्रिया के तहत पॉलिसी, प्रोसेस और रेगुलेशन पारदर्शी किए जाएंगे। सरकार निवेशकों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जोर देगी। केंद्र सरकार के हर विभाग में एक नोडल अफसर सिर्फ इसीलिए तैनात होगा और मंत्रालयों में प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल बनाया जा रहा है जो केंद्र और राज्य के बीच सेतु का काम करेगा। उद्योगों के लिए लैंड बैंक पर 6 राज्यों की सहमति हुई है। जी बिजनेस को टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी एक और बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर मिली है। जी बिजनेस के सूत्रों के हवाले से पता चला है कि सरकार की ओर से 4G स्पेक्ट्रम नीलामी को जल्द हरी झंडी मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक टेलीकॉम विभाग ने कैबिनेट में तैयार कर लिया है। 4G स्पेक्ट्रम नीलामी में 7 बैंड्स के लिए 22 सर्किल में नीलामी होगी। इस नीलामी में कुल 2475 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम को नीलाम किया जाएगा। 700 मेगाहर्ट्ज के 4G स्पेक्ट्रम का बेस प्राइस 6,568 करोड़ रुपए प्रति मेगाहर्ट्ज रखा गया है। आत्मनिर्भर भारत को और मजबूती देने के लिए सरकार पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक लोकल वेंडर्स को बढ़ावा, सहूलियत देने के लिए पॉलिसी में कई बदलाव किए जाएंगे। उनके लिए हेल्पलाइन नंबर और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस शामिल किए जाएंगे जिससे लोकल वेंडर्स को रेलवे के साथ व्यापार करने के लिए किसी भी सवाल का जवाब आसानी से मिल सके। नीति के तहत लोकल वेंडर्स से ही ज़्यादा सामान खरीदने पर जोर रहेगा। इसके लिए रेलवे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस या फिर GEM पोर्टल के जरिए ही ज़्यादा सामान खरीदेगी। पिछले हफ्ते ही फ्लिपकार्ट ने फ्लिपकार्ट होलसेल लॉन्च किया है जिसे लेकर विरोध शुरू हो गया है। ऑल इंडिया ऑनलाइन वेंडर्स एसोसिएशन ने इस डील के खिलाफ CCI में शिकायत की है। एसोसिएशन का आरोप है कि फ्लिपकार्ट पर नियमों के खिलाफ जाकर डिस्काउंट देने का आरोप है जिसकी जांच चल रही है, इसलिए जांच पूरी होने तक वॉलमार्ट के साथ इस डील को मंजूर नहीं किया जाए। एसोसिएशन का कहना है कि ग्रोसरीज को ज्यादा डिस्काउंट पर बेचने के लिए ही ये डील की गई है। ज्यादा डिस्काउंट से छोटे किराना स्टोर चलाने वालों को नुकसान होगा। ईडी ने आज मुंबई एयरपोर्ट घोटाला केस में हैदराबाद और मुंबई में जीबीके ग्रुप और मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड पर छापेमारी की। ईडी ने 7 जुलाई को सीबीआई की FIR में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था और ईडी ने जीबीके ग्रुप के डायरेक्टर जीवी संजय रेड्डी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी और MIAL के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। प्रवर्तन निदेशालय इस बात की जांच कर रहा है कि 800 करोड़ का ये घोटाला कैसे किया गया और पैसा कहां पर डाइवर्ट किया गया। जांच एजेंसियों का मानना है कि घोटाला और बड़ा हो सकता है। आइए देश और दुनिया की बाकी 20 खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। अयोध्या में अभी से ही भूमि पूजन की तैयारी शुरू हो गई है। पूरे शहर को सजाया जा रहा है। राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन 5 अगस्त को होगा, लेकिन 3 अगस्त से ही अयोध्या में उत्सव शुरू हो जाएगा। यहाँ दिवाली जैसा माहौल बनाया जाएगा। इस दौरान प्रशासन की ओर से शहर में लाखों दिए जलाए जाएंगे। साथ ही आम लोगों से अपील की जाएगी कि वो अपने घरों के बाहर दिए जलाएं। दीवारों की सजावट का काम शुरू हो गया है। भूमि पूजन में 200 मेहमान शामिल हो सकते हैं। अयोध्या में राम मंदिर की नींव के नीचे टाइम कैप्सूल रखे जाने पर विवाद छिड़ गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने कहा कि नींव में कोई टाइम कैप्सूल नहीं रखा जाएगा। इससे पहले राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने दावा किया कि राम मंदिर के नीचे एक टाइम कैप्सूल दबाया जाएगा ताकि भविष्य में मंदिर से जुड़े तथ्यों को लेकर कोई विवाद न रहे। टाइम कैप्सूल एक कंटेनर की तरह होता है जिसके भीतर ताम्रपत्र पर राम मंदिर का इतिहास लिखा होगा, जिसमें राम मंदिर का नक्शा, चित्र और साथ ही अहम जानकारियां होंगी। जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवा सुविधा बहाल करने की मांग के मामले में सुनवाई टल गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने 7 अगस्त को इस मामले की अगली सुनवाई तय की है। दूसरी ओर केंद्र सरकार ने साफ किया है कि जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवा अभी शुरू नहीं होगी। इसे लेकर अभी कोई आदेश नहीं जारी किया गया है। सरकार ने कोर्ट से कहा कि वो इन मीडिया रिपोर्ट्स की जांच करेगी जिसमें यह दावा किया गया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर GC मुर्मू ने घाटी में 4G इंटरनेट सेवा बहाल होने की बात कही है। सरकार का कहना है कि अभी सेवाएं शुरू करने का उचित समय नहीं है। ऑक्सफोर्ड में कोरोना वैक्सीन पर तेजी से काम चल रहा है। इस वैक्सीन के तीसरे और आखिरी चरण का भारत में मानव ट्रायल होगा। इसके लिए 5 जगहें तय कर ली गई हैं और तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। ये ट्रायल अगर सफल होता है तो द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और इसकी पार्टनर एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का उत्पादन शुरू करेंगे। ऑक्सफोर्ड ने इन दोनों कंपनियों को ही उत्पादन के लिए चुना है। पहले 2 चरणों के ट्रायल नतीजे इस महीने की शुरुआत में आए थे जो काफी अच्छे रहे थे। अब सबकी नजर आखिरी चरण पर टिकी हुई है। ये सफल रहा तो वैक्सीन जल्द मिलने की उम्मीद जगेगी। भारत में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। देश में संक्रमितों की कुल संख्या 15 लाख के करीब पहुंच गई है और पिछले 24 घंटे में 47,704 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें कुल मरीजों की संख्या बढ़कर हो गई है 14,83,157। 24 घंटे के दौरान 654 लोगों की मौत हुई है। ये मौत की संख्या आज दुनिया में सबसे ज्यादा है। अब मरने वालों की संख्या 33,425 हो चुकी है। देश में 4,96,000 लोगों का इलाज जारी है। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से अमेरिका, ब्राजील के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश है। जॉन अब्राहम की 2 फिल्मों की शूटिंग 2 महीने आगे खिसक गई हैं। सत्यमेव जयते 2 और मुंबई सागा, ये फिल्में इनकी शूटिंग पहले हैदराबाद में होनी थी, लेकिन अब इन्हें मुंबई में शूट करने का प्लान किया गया है, जहां मुंबई सागा का 10 से 12 दिनों का काम बाकी है। वहीं इसका असर सत्यमेव जयते 2 पर पड़ा है। ये फिल्म अगस्त के पहले हफ्ते में शूट होनी थी, पर अब फिल्म खिसक कर सितंबर और अक्टूबर में जा रही है। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में इस हफ्ते फिल्म मेकर और धर्मा प्रोडक्शन के हेड करण जौहर से पूछताछ की जाएगी। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक मुंबई पुलिस के हवाले से ये ट्वीट किया गया है। सूत्रों की माने तो पुलिस ने करण जौहर से सुशांत के साथ की गई उनकी फिल्म ड्राई के कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी भी मांगी है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद कई सेलेब्स पर इस मामले पर बात करके पब्लिसिटी बटोरने के आरोप लग रहे हैं। अपने पर्सनल फायदे के लिए सुशांत की मौत का फायदा उठाने पर सोनू सूद ने भी सवाल उठाए हैं। सोनू ने कहा कि जो लोग जिंदगी में सुशांत से कभी नहीं मिले वो अब डिबेट में हिस्सा ले रहे हैं, जो ठीक नहीं। जाहिर है सोनू का इशारा कंगना की तरफ था, क्योंकि पिछले दिनों कंगना ने यह बात मानी थी कि वो सुशांत से कभी नहीं मिली। पिछले कई महीनों से सोनू सूद कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन से प्रभावित लोगों की मदद में जुटे हुए हैं। सोनू और उनकी टीम हर व्यक्ति तक मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही है। हाल ही में आंध्र प्रदेश के एक गरीब किसान परिवार को ट्रैक्टर देकर मदद करने वाले सोनू ने शारदा नाम की इंजीनियर की मदद की, जिसकी नौकरी चली गई थी। इसके बाद शारदा ने अपने परिवार की मदद के लिए सब्जियां बेचना शुरू कर दिया। शारदा ने ट्विटर पर मदद मांगी, जिसके बाद सोनू सूद की तरफ से उन्हें जॉब लेटर भेज दिया गया है। गुजरे जमाने की जानी मानी एक्ट्रेस कुमकुम का निधन हो गया है। लंबे समय से वो बीमारी का सामना कर रही कुमकुम ने 86 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। कुमकुम ने कई बड़ी और हिट फिल्मों में काम किया। वो किशोर कुमार, गुरुदत्त जैसे बड़े अभिनेताओं के साथ काम कर चुकी थी। अपने करियर में करीब 100 से ज्यादा फिल्मों में काम करने वाली कुमकुम ने मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, मदर इंडिया, कोहिनूर, नया दौर जैसी यादगार फिल्में दी। कोरोना की वजह से विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल टल सकता है, यह संशय आईसीसी के महाप्रबंधक जोफ एलार्डिस के बयान से पैदा हुआ है। एलार्डिस ने न्यूज एजेंसी पीटीआई के सवाल के जवाब में कहा कि फिलहाल वो सदस्य देशों के साथ चर्चा कर रहे हैं कि सीरीज को फिर से तय करने पर उनकी योजना क्या है।
उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात और व्यस्त कार्यक्रमों को देखते हुए आईसीसी अगले साल जून में लॉर्ड्स में प्रस्तावित फाइनल को टाल सकती है, क्योंकि अभी बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, इंग्लैंड के मैचों में जो कार्यक्रम हैं वो तय नहीं हुए हैं। चैंपियनशिप का फाइनल जून 2021 में होना तय है। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान हो गया है। 6 अगस्त से 3 मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। 20 सदस्यों की पाकिस्तानी टीम में पूर्व कप्तान सरफराज अहमद और तेज गेंदबाज वहाब रियाज की वापसी हुई है। अक्टूबर 2018 में पाकिस्तान के लिए आखिरी टेस्ट मैच खेलने वाले वहाब रियाज ने पिछले साल टेस्ट क्रिकेट से अनिश्चितकाल के लिए ब्रेक ले लिया था और इसके कुछ महीनों बाद उन्होंने इस फॉर्मेट में खेलने की इच्छा जाहिर की, जबकि पूर्व कप्तान सरफराज ने जनवरी 2019 में अपना आखिरी टेस्ट खेला था। भारत के पूर्व बल्लेबाज गौतम गंभीर ने वीरेंद्र सहवाग की तारीफों में कसीदे पड़े हैं। उन्होंने कहा कि वीरेंद्र सहवाग ने जिस तरह से प्रभाव टेस्ट क्रिकेट में छोड़ा है उसकी बराबरी कोई सलामी बल्लेबाज नहीं कर सकता। गंभीर ने कहा कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो इतना प्रभावी टेस्ट सलामी बल्लेबाज बन जाएंगे। लोगों को हमेशा लगता था कि वो सीमित ओवर फॉर्मेट में ज़्यादा सफल होंगे और अगर आप उनके रिकॉर्ड को देखें तो वो टेस्ट क्रिकेट में कहीं ज़्यादा सफल हैं। टेस्ट क्रिकेट 2 तिहरे शतक लगाने वाले सहवाग इकलौते भारतीय खिलाड़ी हैं। लीजेंड्स चैंपियनशिप में आखिरकार विश्वनाथ आनंद की जीत हुई है। लगातार 6 हार के बाद उन्होंने 7वें दौर में इजराइल के बोरिस गेलफांड को 2.5 से हराकर अपनी जीत दर्ज की और उन्होंने काले मोहरों से खेलते हुए 45 चाल में जीत दर्ज की और दूसरी बाजी में अपना अच्छा प्रदर्शन जारी रखकर 49 चाल में उसे अपना नाम कर दिया। आनंद ने इस बार 2012 के विश्व चैंपियनशिप के अपने चैलेंजर के खिताब तीसरी बाजी ड्रॉ खेली, जो 46 साल तक चली। इस जीत के साथ ही विश्वनाथन आनंद 6 अंकों के साथ साथ 8 स्थान पर पहुंच गए। ओलंपिक में 5 छल्लों की मूल तस्वीर नीलामी में 1,85,000 यूरो यानी करीब 1,62,00,000 रुपए में बिकी है। यह नीलामी फ्रांस के कैनिस में हुई। इस तस्वीर को आधुनिक ओलंपिक के संस्थापक पियरे द कूबर्टन ने 1912 में बनाया था, जिससे 1913 में सार्वजनिक किया गया। इस तस्वीर को 1920 के एंटवर्प बेल्जियम में हुए ओलंपिक में अपनाया गया था। आपस में जुड़े इन 5 छल्लों को ओलंपिक का प्रतीक माना जाता है। मलेशिया की एक अदालत ने 1MDB से जुड़े मामलों में पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक को दोषी ठहराया है। नजीब को 1MDB की पूर्व यूनिट से उनके व्यक्तिगत खातों में जमा किए गए $10 मिलियन के मामले में सत्ता के दुरुपयोग के आरोप में दोषी करार दिया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि वो फैसलों के खिलाफ अपील करेंगे। मामला इतना बड़ा है कि पूर्व प्रधानमंत्री नजीब को सत्ता से हटने के बाद पिछले साल गिरफ्तार किया गया था और इस घोटाले से जुड़े दर्जनों आरोप लगाए गए थे। भ्रष्टाचार के प्रत्येक आरोप में अधिकतम 20 साल की कैद वहां हो सकती है। तो ये था आज का बुलेटिन। इजाजत दें, अपना ख्याल रखें। नमस्कार।